हाय। आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट सी बुक का 10 चैप्टर। उससे पहले अभी तक हम पूरे कैलकुलेशन या पूरे हर एक एक्सरसाइज को सोल्व कर चुके हैं पूरे 9 चैप्टर्स की। लेटेस्ट सी बुक जो कि यशवंत कानिटकर के थ्रू लिखी गई है, उसके सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी सारे क्वेश्चंस थे वो सब कुछ सोल्व कर चुके हैं, हर एक क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं, हर एक चैप्टर के ऊपर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। सबसे पहला जो चैप्टर था उसका था गेटिंग स्टार्टेड विद सी, जिसके अंदर हमने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था सी का। उसके अंदर आइडेंटिफाई करा था कि सी के इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से लिखे जाते हैं। सेकंड चैप्टर में लिखा था कि टाइप डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सेंटेंस टाइप कितने होते हैं, इंस्ट्रक्शन टाइप कितने होते हैं। थर्ड चैप्टर था हमारा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हमने इफ एल्स के बारे में स्टडी करा था, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में स्टडी करा। फोर्थ चैप्टर था जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग ली जाती है, जिसके अंदर की रिपीटेशंस ऑफ ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। उसके बाद में आ गया था इटरेशन, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसके हमने फिफ्थ चैप्टर में हमने करा था व्हाइल लूप के ऊपर स्टडी। सिक्स चैप्टर के अंदर था मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन, जिसके हमने फॉर लूप पढ़ा, डू वाइल लूप पढ़ा, नेस्टेड लूप पढ़ा, कंटिन्यू एंड ब्रेक कीवर्ड के बारे में कंप्लीट स्टडी करी, उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करे। उसके बाद में आता है हमारे पास में केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हमने स्विच केस के बारे में कंप्लीटली स्टडी करा, सारे क्वेश्चन उसके सोल्व करे। उसके बाद में चैप्टर 8 है हमारे पास में फंक्शन, जिसके अंदर हमें जानना है कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स कितने तरीके होते हैं, पैरामीटर कैसे टाइप करते हैं, फंक्शंस क्यों लिखते हैं, फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है। उसके बाद हमने देखा पॉइंटर्स, पॉइंटर के अंदर कि किस तरीके से मेमोरी एड्रेस को हम एक्सेस करते हैं। एक फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप तो केवल एक ही वैल्यू की हो सकती है रिटर्न तो, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करना हो तो किस तरीके से हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं, इनके डिफरेंस क्या यूज होते हैं, किस जगह पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, और इनके सभी एक्सरसाइज को हमने सोल्व करा था। तो अभी तक कंप्लीट हम 9 चैप्टर को स्टडी कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 क्या है? रिकर्जन। जैसा कि उसका नाम ही है कि कोई चीज बार बार रिपीट करना। तो जैसे कि रिकर्जन के अंदर होता है व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ फ्रॉम विद इन इट्स बॉडी इट इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्जन का प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास में जो बड़ी प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है कि बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम होती है, लेंथी प्रॉब्लम जो होती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे टास्क में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो छोटे टास्क में जो डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन। अगर कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करे, खुद की जो फंक्शन, एक फंक्शन जो कि किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाया गया, वो अगर अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने लग जाए तो उसे कहते हैं रिकर्जन, मतलब कि खुद ही खुद को कॉल करे। जस्ट लाइक कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। ए फ्रेश सेट ऑफ वेरिएबल आर क्रिएटेड एवरी टाइम ए फंक्शन गेट्स कॉल। रिकर्सिव फंक्शन के अंदर ये होता है कि जब भी फंक्शन खुद को कॉल करेगा तो वो वेरिएबल का एक सेट अपने आप रिकॉल कर लेगा। हर बार वेरिएबल नए डिक्लेयर होंगे, नए सेट होंगे। तो इस तरीके से रिकर्जन चलता है। एडिंग टू मेनी फंक्शंस कॉलिंग देम फ्रीक्वेंटली मे स्लो डाउन द प्रोग्राम। रिकर्जन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर टास्क इंप्लीमेंट करने के लिए एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को कोई दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा है, ए को बी कॉल कर रहा है, बी को ए कॉल कर रहा है, मतलब रेगुलरली आपस में जब कॉल करते रहते हैं तो इस तरीके के फंक्शंस को कई बार लिखना पड़ता है। तो वो जब काफी ज्यादा कोड हो जाता है तो आपके पास में उसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रिकर्जन का यूज केवल इसीलिए करते हैं कि आपके पास में कोड ऑफ लाइंस कम हो जाती हैं। जैसे कि रिकर्जन का एग्जांपल देखेंगे, जैसे एक फंक्शन है, इसके अंदर कुछ कोड यहाँ लिखा हुआ है, उस कुछ एक्शन को परफॉर्म करने के बाद में ये फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है, तो ये वापस से एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया रिकर्जन। अब रिकर्जन यूज क्यों करते हैं? खुद को ही कॉल करने के लिए। लेकिन रिकर्जन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, अदरवाइज तो हमारा सिस्टम क्या डेडलॉक में फंस सकता है, इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस सकता है। सबसे पहली जो स्टेप होती है डिफाइन ए बेस केस, मतलब कि जो नॉर्मल फंक्शन के अलावा रिकर्जन फंक्शन की जब भी बात करेंगे तो हमारे पास में कैसी कंडीशन जरूर होगी कि उस कंडीशन को टच करने के बाद में हमारा रिकर्जन फंक्शन का कॉलिंग या एग्जीक्यूशन खत्म होकर के जो कर्सर है, ये पॉइंटर जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो उससे बाहर निकल जाएगा। और सेकंड आता है डिफाइन ए रिकर्सिव केस। हमारे पास में जो प्रॉब्लम है उसको छोटे पार्ट में तोड़ के कौन से पार्ट को हमको बार बार एग्जीक्यूट करना है ये हम उसके अंदर डिफाइन कर देते हैं। एंश्योर द रिकर्जन टर्मिनेट। रिकर्जन कंटिन्यूअसली चलता ना रहे, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन जरूर डलती है जिसको के बाद में टर्मिनेट हो जाता है। कंबाइन द सॉल्यूशन। रिकर्जन जब भी चलता है एट लास्ट में वो सारे जितने आउटपुट्स आएंगे उन सबको ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो फैक्टोरियल है,
उसके फंक्शन के ऊपर हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर ये पता लगता है। अब रिकर्जन किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि रिकर्जन के थ्रू जो भी प्रोसेस होता है उसको हम इटरेशन के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं इसके अंदर इंक्लूड stdio.h इंक्लूड conio.h। रिकर्जन को हम डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, थ्योरेटिकल से ज्यादा। जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं इंट num CLR क्यों यूज करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए ये हमने कर दिया गेच फंक्शन को। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं इनपुट के अंदर नंबर ले लेते हैं एक बार, तो printf एंटर एनी नंबर, ठीक है। स्कैन अप के अंदर उसको कीबोर्ड से स्कैन करवा लिया हमने, %d यहाँ पे आ गया %num। अब हमें जो भी नंबर एंटर हो रहा है उसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास सीधा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा और माइनस माइनस होता हुआ चला जाएगा। अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर फैक्ट, ठीक है। अब यहां हमने कर दिया क्या, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई नम। तो देखिए इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आ रहा है इसके अंदर, आउटपुट में चेक करेंगे printf फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज कितना दिखते हैं हम यहाँ पे %d और यहाँ लिख दिया हमने फैक्ट। इसको हमने रन करवाया, कुछ वैल्यू इनपुट में ले रहा है, हम मान लीजिए कि हमने 4 दे दिया था, 4 का फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब कि 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आएगा 30528। ये क्यों आया, क्योंकि हमने फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रखा है हम नंबर से, लेकिन फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू कुछ आ रही है गार्बेज, तो उस वैल्यू के साथ में ये चला गया, तो यहाँ पे हमें इसको असाइन करना पड़ेगा 1। अब इसको जब आउटपुट करेंगे हम तो ये हमारे पास में और करा तो आउटपुट में देखिए 24। अब हमारे पास में रिजल्ट बिल्कुल सही आया है। अब इसकी जगह पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, इंट फैक्टो। ये इंट में अपना नंबर इनपुट के अंदर लेगा, इसको मैं सेव कर देता हूं ch10.c के नाम से। अब मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं इंट फैक्टो, इसके अंदर आ गया इंट नम। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट फैक्ट। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इफ नम इज ग्रेटर देन 1 है या इज इक्वल टू 1 है तो रिटर्न क्या कर देगा मेरे को ये 1। एल्स क्या करेगा, फैक्ट इक्वल टू नम मल्टीप्लाइड बाई फैक्टो क्या कर देगा num -1, और यहां में रिटर्न में क्या कर देगा फैक्ट। अब हम यहाँ पे फैक्टोरियल नंबर बाई ऑफ नंबर बाई लूप ये आया है, और यहां पर हम यूज कर लेंगे printf फैक्टोरियल ऑफ नंबर बाई रिकर्जन इज %d, और इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे फैक्ट नम यहाँ पे हम पास कर देंगे। F2 मैंने सेव कर दिया, अब इसको मैं रन कराता हूँ। देखिए मैंने 4 डाला है,
फैक्टो मैंने कॉल करा, यहाँ पे प्रिंट नम रिटर्न 1 आ गया, एल्स नम -1। ओके, फैक्ट के अंदर क्या चला गया, नंबर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टो -1, रिटर्न में चला गया फैक्ट, और ये GETCH। ये हमारे पास में फंक्शन आ गया। इसको वापस मैं रन कराता हूँ। रन कराया मैंने 4। एक बार इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ नंबर बाय लूप इज 24। और इफ नंबर इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज फैक्ट के अंदर क्या डाल देगा, ये नम मल्टीप्लाइड बाई फैक्टो नम -1, वो रिटर्न में चला जाएगा फैक्ट। तो इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है। printf /n%d, यहाँ पे आ गया नम, ये इसको मैंने कर दिया क्लोज। कंट्रोल F9, ये करा 4। ये हमारे पास में इनफाइनाइट लूप के अंदर जाके फंस रहा है, प्रिंट नम के अंदर चला जाता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको नम ये आ गया है। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं हम, नम को माइनस माइनस कर देते हैं ऑलरेडी। तो ये नम जाएगा कैसे, तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं एक num1। तो num1 के अंदर क्या डाल देंगे, इनिशियली नंबर की वैल्यू को डाल देंगे, num1 इक्वल टू नम, और यहाँ पे फैक्टो के अंदर पास कर देते हैं हम num1 को। अब हम इसको चेक कराते हैं। कॉल करा हमने तो ये आ गया 4321। ओके, अब देखिए ये कर दिया मैंने फैक्ट, और ये कर दिया मैंने फैक्टो, और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है F2। अब इसको जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा था, इसकी वैल्यू को यहाँ से मैंने हटा दिया। अब देखिए आउटपुट के अंदर क्या आता है। आउटपुट मैंने 5 लिखा। तो देखिए फैक्टोरियल बाय लूप जो था ना, वो एक अननोन नंबर आ रहा है, क्योंकि ऐप के अंदर उसने गार्बेज वैल्यू यहाँ पे ले रखी थी। उस गार्बेज वैल्यू के अकॉर्डिंग उसने कैलकुलेशन कर दिया, लेकिन फैक्टोरियल जो फंक्शन था उसने गार्बेज वैल्यू नहीं ली है। क्यों नहीं ली है, क्योंकि जब भी ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ये जब तक यहाँ पे नहीं आएगा, जब तक कि रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर नहीं चला जाता है। तो सबसे पहले फैक्ट के अंदर इसको कैलकुलेट करेगा 4 के साथ में, फिर चलाएगा 3 के साथ में, फिर जाएगा 2 के साथ में, फिर जाएगा 1 के साथ में। क्यों, किस तरीके से जाएगा, इस वो देखिए, अगर हम इसको हर स्टेटमेंट के बाद में इसको प्रिंटफ में चेक करेंगे, प्रिंटफ %d, यहाँ पे कर दिया मैंने फैक्ट, और फैक्ट की वैल्यू को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया 0। तो देखिए हर स्टेप के बाद में बताएगा कि ये तो %d आ गया, और ये आ गया मेरे पास %d। यहाँ पे मैं नंबर की वैल्यू बता देता हूँ। देखिए ये मैंने पाइप करा फैक्टोरियल नंबर, हाँ सॉरी, पाइप करा। देखिए जब नंबर 5 था तो भी फैक्ट की वैल्यू 0 आई है, 4 था तो भी 0 आई है, 3 था तो भी 0 आई थी, 2 आया तो भी 0 थी। जब हमने स्लाइड के अंदर बताया कि लास्ट में कैलकुलेट करता हो जाता है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, लास्ट में उसको सम कर देता है। तो रिकर्जन फंक्शन क्या कर रहा है, जब वैल्यू 1 आई है तो वैल्यू 1 के बाद आने के बाद में रिटर्न 1 करा, तो फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1, उसको फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल कितना आ गया 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल 1 को तो आ गया 2, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल 2 से तो आ गया 6, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल 3 से, फिर 5 को डिवाइड मल्टीप्लाई करता है फैक्टोरियल 4 से। तो ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर कैलकुलेशन करता हुआ जाता है, तो उस तरीके से आती है। तो इसके अंदर हमें क्या है, एक तो हमें इनिशियली इसको वापस से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम रिकर्जन का यूज कर रहे हैं। दूसरा कि जब देखिए वाइल के अंदर तो क्या कर रहा है, ये कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहा है और यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहा है।
लेकिन हमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करा कि डिक्रीमेंट करा हुआ अलग से, ये केवल फंक्शन था। ये जो फंक्शन था उसी फंक्शन के अंदर हमने बार बार कॉल दिया। ये जो n-1 करा है, ये किस में करा है? ये तो हमने फंक्शन के अंदर कॉल करने के लिए नंबर पास करा है और इसके अंदर किसकी वैल्यू को असाइन करा है। और ये कंडीशन चेक करी, ये इसकी बेस लाइन है कि कब इसका रिटर्न का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, कि बार बार रिपीट नहीं करेगा। तो क्या हुआ इस तरीके से कि नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाती है रिकर्जन को यूज करते हुए, लेकिन और इटरेशन के अंदर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा हो जाती है। लेकिन आप ये देखेंगे कि भाई एक फंक्शन है, यहाँ पर जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर एक बार कर दिया वही सारी चीजें बार बार यूज हो रही है। लेकिन अब जब इसके अंदर भी हमने चेक करा था कि फैक्ट की वैल्यू हर बार 0 0 0 चली जाती है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि फैक्टो जो वेरिएबल फंक्शन आ रहा है, हर बार जब ये खुद को कॉल करता है तो ये हर बार फैक्ट की नई कॉपी जनरेट कर लेता है और लास्ट में रिवर्स ऑर्डर में जाता हुआ उसके ऊपर कंप्लीट करता है। तो क्या होता है, डिफरेंस फैक्टर रिकर्जन का यूज केवल इसलिए करते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस कोड कम हो जाती है, बट उसका ड्रॉबैक ये है कि मेमोरी कंज्यूम ज्यादा करता है। और क्योंकि हर बार वेरिएबल्स को डिक्लेयर नए तरीके से करता है, हर बार उसकी कॉपी जनरेट करता है। प्रोग्रामर्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है, लेकिन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इटरेशन या लूपिंग का यूज करना बहुत बेटर होता है, क्योंकि वो उनके अंदर परफॉर्मेंस बेटर निकल के आती है। ठीक है, तो ये होता है रिकर्जन के खुद ही खुद को कॉल करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।